मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ भड़क उठे बीजेपी मंत्री। कई मंत्रियों ने छोड़ी बीजेपी पार्टी, किसानों का पकड़ा दामन, आंदोलन में हुए शरीक। वीडियो वायरल। अगर आप भी देश में किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। लगातार कृषि कानून पर किसानों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया और मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की हर कोशिश को किसान नाकाम कर देते हैं। दरअसल आपको बताते चले, लगातार कृषि कानून के खिलाफ बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक खबर सामने आई है। उत्तराखंड के बीजेपी मंत्रियों ने किसान आंदोलन में शरीक होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए इस वीडियो में कैसे किसानों के समर्थन में बीजेपी मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर लोग मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। मेरे साथ ये दो लोग हैं जो काफी खास हैं। आशीष मिश्रा जी हैं जो कि सीतापुर से हैं और प्रबल प्रताप सिंह शाही जी हैं जो कि गोरखपुर से हैं। हम इन दोनों लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम बीजेपी में थे, लेकिन किसानों के चलते हमने बीजेपी को, पार्टी को छोड़ा। अच्छा, आप बीजेपी में थे सीतापुर में जी। आपका कहना है कि किसान के मुद्दे पर आपने बीजेपी को छोड़ दिया। अच्छा, तो ऐसा क्या रहा आखिर? क्यों बीजेपी की नीतियां आपको लगती है किसानों के साथ जो अत्याचार, उनको बताना देशद्रोही, जो जय जवान जय किसान का जो नारा देते थे उन्हीं को देशद्रोही कहना सबसे शर्मनाक घटना है। लोकतंत्र में गणतंत्र दिवस न मनाने देना, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती थी। इसीलिए मैंने 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया अपने समर्थकों के साथ में। अच्छा, आपने शाही जी क्यों छोड़ दिया? मैंने 9 जनवरी को यहाँ आके छोड़ा था, यहीं से इस्तीफा दिया, यहीं से इस्तीफा भेज दिया। देखिए, पहले तो कृषि कानूनों में जिस तरीके से इन्होंने प्रावधान किए हैं वो सारे के सारे कॉर्पोरेट के फायदे के लिए हैं और किसानों के खिलाफ हैं। एक तो जो मंडियों में नई मंडियां ला रहे हैं, उन मंडियों से किसानों को उपज नहीं मिलने वाली आने वाले भविष्य में। और दूसरा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है उससे अनलिमिटेड स्टॉकिंग जो हो गया, सीमित भंडारण, उससे आने वाले समय में सबसे महंगाई की मार अपने मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोगों को होने वाला है। और पीडीएस सिस्टम भी आने वाले समय में जो गरीबों को मिलने वाला वो भी खत्म हो। दूसरी, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अपमानजनक भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। और दूसरा, ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का वाहक किसान होता है और किसान का अपमान कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और दर्शन का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों, आपने वीडियो में साफ देखा कि कैसे बीजेपी मंत्री से पत्रकार सवाल करता है कि आपने बीजेपी पार्टी को क्यों छोड़ दिया, तो बीजेपी मंत्री जवाब देते हुए कहते हैं कि किसानों को जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, आज उन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी कह रही बीजेपी भूल चुकी है कि किसानों की वजह से सत्ता में आई है बीजेपी। पर इसका उपयोग दुश्मन को लेकर किया जाता है, लेकिन पता नहीं यहां क्यों दुश्मन किसानों को माना जा रहा है। उन किसानों को माना जा रहा है जिन्होंने इस लोकतंत्र को जिया है और उस लोकतंत्र के तहत ही सरकार को चुना है। लेकिन फिर भी अगर इसका अंदेशा सरकार के भीतर आ चला है कि 26 जनवरी की शर्मनाक घटना के बाद आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना हो सकती है और उसे रोकने के लिए यह करना जरूरी था, तो क्या यह मान लिया जाए कि मौजूदा सच जो राजनीतिक सत्ता दिखा रही है वही है? और वाकई किसान क्या सब कुछ तहस नहस करने के लिए निकलने को आमदा है इस तरीके से? इसलिए यह पूरी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की तैनाती, कंटेनर की तैनाती, गारा ईंट मजदूरों की तैनाती, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, उसका भी एक अपना बजट होगा। और जैसे ही हम बजट का जिक्र करते हैं वैसे ही इस बात को आपको सोचना चाहिए कि इस देश का बजट टैक्स पेयर के पैसे से ही बनता है। और जो सुरक्षा कर्मियों को जो खर्चा पानी दिया जाता है, या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसका भी एक अपना बजट होता है। और कल ही जब बजट रखा गया, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रखा, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर जो बजट दिया वह दिया 8,644 करोड़ रुपए। उसमें से 8,100 करोड़ रुपए सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट और उसके एक्सपेंडिचर के लिए है। और दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के अधीन ही तमाम जो भी अर्धसैनिक बल हैं या जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग बलों की तैनाती इस देश के भीतर में है, उसका पूरा खर्चा एमएचए यानी होम मिनिस्ट्री के मातहत आता है, जिसका कुल बजट 1,66,000 करोड़ का है।
उसके भीतर जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो इस देश की तमाम पुलिस कर्मियों और उसके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 1,03,802 करोड़ का बजट है इस कुल बजट में से। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 9,715 करोड़ का है। इसके अलावे जो अलग अलग विंग की तैनाती अभी तो दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी आंतरिक सुरक्षा का मसला होता है वहां पर तैनाती होती है। वो बस्तर का इलाका हो, चाहे वह जो भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती खूब होती है, उनका भी एक बजट होता है। लेकिन दिल्ली की परिस्थितियां दिखा रही हैं कहीं उनकी तैनाती दिल्ली में भी तो ना हो जाएगी। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इन तमाम का जो बजट है वो 77,838 करोड़ का है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका बजट भी 2,839 करोड़ रुपए का है। जो एसपीजी है, एसपीजी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी ही लगी रहती है। और यहां पर एक चीज और जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। आपको जानकर हैरत होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनाती 3,000 सुरक्षा कर्मियों की होती है जी। और दिल्ली के तमाम मंत्री और इस्टेब्लिशमेंट की जो सुरक्षा है वो अलग से है, तकरीबन 10,000 है। वो अलग सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए 3,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, और उसमें एसपीजी करती है। तो एसपीजी का जो अपना बजट है वह 429 करोड़ का है। इसके अलावे नैरकोटिक्स है या एनआईए है, अब तो पूरा मामला एनआईए को देने का जिक्र हो रहा है दिल्ली में जो भी घटना हुई है। तो दिल्ली की घटना, हालांकि जो विस्फोट हुआ है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। दिल्ली में जो विस्फोट इजराइल दूतावास के सामने हुआ, यह भी कहा जा रहा है एसआईटी के बाद कहीं इसकी जांच भी एनआईए तो नहीं करेगी। एनआईए का भी एक अपना बजट है, तो एनआईए और एनसीबी का बजट तकरीबन 1,000 करोड़ का है। इसके अलावे जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है वो 3,612 करोड़ का है। और जो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है कुल मिला के वह 1,160 करोड़ का है। यानी ध्यान दीजिए, बिना पैसे के सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं हो सकते हैं। बिना पैसे के आप किसी तरीके से भी किसी भी आंदोलन को लेकर कुछ भी अगर बैरिकेटिंग करते हैं उस पर भी एक खर्च होता है। वो खर्च भी उस बजट से ही आता है। टैक्स देने वाली जनता, उस जनता में टैक्स देने वाली, आप किसानों के तौर पर मत जोड़िएगा यहां पर कि किसान टैक्स नहीं देता है। किसान इस देश में जो भी चीज खरीदता है, चाहे वो कलम हो, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, उसमें वो जो टैक्स देता है वही टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी उस पैसे में भी है जिस पैसे को उन्हीं को रोकने के लिए खर्च किया जा रहा है। अब यहां से एक दूसरा सवाल होता है, डर किस बात का है? डर क्या इस बात को लेकर है कि एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में और राजस्थान तक में जगह जगह महापंचायत हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों